गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन इंटरमीडिएट लेवल टैक्सेशन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त सी अमित कुमार। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। आपकी बुक में ये चैप्टर है रेजिडेंशियल एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सीए, सीएस, सीएमए के लिए क्लासेस यूजफुल है। जो बच्चे यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं बीकॉम में या एमकॉम में या एमबीए में और टैक्सेशन जिनके सिलेबस में है, उनके लिए भी ये चैप्टर बच्चे यूजफुल रहेगा। सो पहले मैं आपको एक इसका बेसिक इंट्रो दे देता हूँ। ये चैप्टर क्यों बनाना पड़ा, ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी कि हमें रेजिडेंशियल स्टेटस जानना पड़ेगा। कि कोई भी टैक्स पेयर हो बच्चे, जब तक कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस ना पता हो, हम नहीं कह सकते कि उसके लिए कोई इनकम टैक्सेबल है या नहीं है। सपोज एक पर्सन है, यूएस में काम कर रहा है, वहीं पर सैलरी अर्न कर रहा है, क्या हम इंडिया में उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो इंडियन भी नहीं है, इंडिया में काम भी नहीं कर रहा, इंडिया से उसका कोई लिंक भी नहीं है। तो बच्चे उसकी कोई भी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। जबकि एक आप और हम हैं, आप जो काम कर रहे हो इंडिया में, चाहे आप इंडिया से इनकम अर्न कर रहे हो, चाहे आप आउट ऑफ इंडिया इनकम अर्न कर रहे हो, हमारी पूरी की पूरी इनकम बच्चे टैक्सेबल होती है। तो बच्चे टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम सोलली डिपेंड्स अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन, वेदर इट इज इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, सभी का रेजिडेंशियल स्टेटस होता है बच्चे। इंडिविजुअल के केस में आपके पार्ट के लिए जो आपके लिए रेलिवेंट है बच्चे, ज्यादा रेलिवेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं जिसकी बात करूं, तो बच्चे इंडिविजुअल्स का रेजिडेंशियल स्टेटस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपको जो देखने को मिलेंगे वो इंडिविजुअल्स के रेजिडेंशियल स्टेटस पे आपको देखने को मिलेंगे बच्चे। अब इंडिविजुअल्स का इतना मुश्किल क्यों है? मुश्किल नहीं है बच्चे, थोड़ा सा है ना टेक्निकल है इंडिविजुअल्स का। अब मैं आपसे बात करूं कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है बच्चे। सीए इंटर में 6 to 10 मार्क्स की इंपॉर्टेंस है इसकी, 6 to 10 मार्क्स। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि इतना तो नहीं है सर, 10 मार्क्स का तो नहीं आता। बच्चे आ जाते हैं कई बार, मैंने कई बार देखा है कि 4 to 5 मार्क्स का एक जो क्वेश्चन होता है आपको वो दिया होता है। केस स्टडी में इसका रेलेवेंस होता है, 2 to 3 मार्क्स का केस स्टडी में पूछ लिया जाता है। और जो आपका बड़े वाला क्वेश्चन आता है ना, जिसको आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बोलते हैं 14 मार्क्स का, उसमें भी बच्चे इसका कोई ना कोई पॉइंट होता है। तो ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते। वो वैसे भी इतना मुश्किल है भी नहीं कि आप इसको छोड़ दो यार, बिल्कुल इजी चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को हल्के हल्के। ये चैप्टर का ओवरव्यू है बच्चे। ये जो बच्चे सीएस या सीएमए के हैं वो सीए इंटर की ये बुक जरूर डाउनलोड करें, मैं रिकमेंड करूंगा बच्चे। बहुत अच्छे चार्ट वार्ट दिए हुए इसके अंदर, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आप कोई और बुक नहीं परचेज कर रहे मार्केट से, तो भी बच्चे ये बुक सीए इंटर की मोर देन सफिशिएंट है आपकी प्रेपरेशन के लिए। जैसे आपका रेजिडेंशियल चैप्टर खत्म होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस का, आप देखिएगा कि आपने जो इस बुक में से पढ़ा है और आप एग्जाम के क्वेश्चंस देखिएगा, आप सारे 100% क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप अलग से अगर मार्केट से कोई बुक नहीं परचेज करते तो भी बच्चे मोर देन सफिशिएंट है। स्टडी मैट को मैं बहुत अच्छा मानता हूं, मैं 100% स्टडी मैट की कवरेज करूंगा। तो बच्चे बात आती है कि सबसे पहली बात रेजिडेंशियल एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इसमें दो चीजें बच्चे, फर्स्ट इज रेजिडेंशियल स्टेटस दैट इज कवर्ड बाय सेक्शन 6 एंड सेकंड इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम दैट इज सेक्शन 5। हम बात करेंगे बच्चे सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 हमें बताता है व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस। अब ये रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरह से निकाला जाएगा, हाउ टू वी फाइंड आउट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन। बच्चे डिपेंड करेगा कि वो इंडिविजुअल है, वो फर्म है, वो कंपनी है। बच्चे फर्म, कंपनी और अदर देन इंडिविजुअल्स रेजिडेंशियल स्टेटस की फाइंड आउट करना बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। एग्जाम में इसीलिए क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि वो बहुत ज्यादा आसान है। इंडिविजुअल्स का मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है। टेक्निकल कैसे कि पहले 2 टर्म्स बताएंगे, उनको फाइंड आउट करो, उसके बाद 2 टर्म्स और बताएंगे, उनको फाइंड आउट करो, बस उसमें ही हमारी जिंदगी बीत जाती है बच्चे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दूंगा और जैसे जैसे हमारा चैप्टर चलता जाएगा हम इसकी फर्दर बातें करते जाएंगे। देखिए बच्चे, एक इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं, इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो बच्चे ये रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉट रेजिडेंट भी हो सकता है। अब मैं कहूं कि कोई पर्सन या तो रेजिडेंट होगा, मैं इंडिविजुअल की बात करता हूं। मैं जब इंडिविजुअल बोलूंगा बच्चे, तो उसका मतलब इंडिविजुअल भी है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी है, ठीक है। तो मैं अगर किसी की बात करता हूं इंडिविजुअल की, तो बच्चे एक इंडिविजुअल रेजिडेंट हो सकता है या फिर वो नॉट रेजिडेंट होगा।
नॉन रेजिडेंट होगा। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं बच्चे, रेजिडेंशियल स्टेटस का सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। अब ये सिटीजनशिप क्या होती है सर? सिटीजनशिप का मतलब होता है बच्चे, इधर आप आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अगर अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिए हैं तो आप इंडिया के सिटीजन हैं, नागरिक हैं। तो बच्चे सिटीजनशिप का और टैक्स लाइबिलिटी का या रेजिडेंशियल स्टेटस का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं भी हैं और इंडिया में रह रहे हैं और इनकम अर्न कर रहे हैं और कुछ कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करते हैं तो आपकी बच्चे सारी इनकम टैक्सेबल की जा सकती है। ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस, सिटीजनशिप और टैक्सेबिलिटी ये अलग अलग चीजें हैं, हम इन्हीं के बारे में एक बार डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात मैं कहूंगा इंडिविजुअल्स के बारे में। एक इंडिविजुअल बच्चे या तो होगा रेजिडेंट या होगा नॉट रेजिडेंट। अगर वो रेजिडेंट होता है तो आगे फर्दर दो कैटेगरी है, बस ये इसीलिए थोड़ा सा इंडिविजुअल टेक्निकल हो जाता है। अगर कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट है तो एक तो हो सकता है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एक हो सकता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बस बच्चे ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है या इसी में थोड़ी सी हमें टेक्निकलिटी लग सकती है। बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है बच्चे, बिल्कुल जीरो, मतलब क्या कहते हैं उसे, गुब्बारा है, फुक्का है, फुक्का। तो बच्चे रेजिडेंशियल स्टेटस की सबसे पहले इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं, एक इंडिविजुअल को कब बोला जाएगा कि वो रेजिडेंट है, और उसके लिए कंडीशन है दो। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, उनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो उसको बोलेंगे बच्चे हम रेजिडेंट। अब क्योंकि ये फाइंड आउट करने के लिए क्या वो ऑर्डिनरी है या ऑर्डिनरी नहीं है, उसके लिए फर्दर दो कंडीशन है, वो दोनों कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगर वो दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जाते हैं तो बच्चे हम उसको कैटेगरी में डाल देंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, बहुत आसान है यार, बहुत आसान। अब फटाफट से नीचे आ जाओ, मैं आपको पढ़ाता हूँ वो चीजें। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये कैटेगरी वाइज आपको इस तरह से पता होना चाहिए कि एक अगर इंडिविजुअल एचयूएफ की बात करें तो एक इंडिविजुअल क्या हो सकता है, रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉट रेजिडेंट भी हो सकता है। रेजिडेंट में फर्दर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है। इंडिविजुअल एचयूएफ की बात करते हैं। ठीक है, ये इसने चार्ट बना के दिया है, बहुत अच्छा चार्ट है बच्चे, इस चार्ट को देख लीजिएगा एक बार। जो मैंने अभी तक बातें बताई है वो इस चार्ट में कवर है आपकी। सेक्शन 6 है, आपको सेक्शन 6 याद करना है बच्चे। ये एक सेक्शन है जो मैं आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ये सेक्शन आप याद रखेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करने का सेक्शन है सेक्शन 6, आप इसको याद रखेंगे। इंडिविजुअल एचयूएफ हो सकते हैं बच्चे रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट हो सकता है तो ऑर्डिनरी हो सकता है या फिर नॉट ऑर्डिनरी, और अदर देन जो आपकी है फर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, वो रेजिडेंट हो सकती है या नॉट ऑर्डिनरी हो सकती है। उसमें ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है बच्चे। उसके बाद आता है बच्चे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है फाइंड आउट करने वाली या फिर नोट करने वाली, वो चीज ये है, अंडर सेक्शन 6 subsection 1 an individual is said to be resident in India if in any previous year if he satisfies any one। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको नोट आउट कर लेना। मतलब दो कंडीशन आपको दी हुई है, उन दो कंडीशंस में आपको सेटिस्फाई करनी है एक। कौन कौन सी कंडीशन है बच्चे? बहुत आसान आसान कंडीशन है यार। फर्स्ट है, he has been in India during the previous year for a total period of 182 days or more। he has been in India for a period of 182 days or more। ठीक है, या तो आप प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर पता है ना बच्चे प्रीवियस ईयर किसे बोलते हैं? मैंने पहली क्लास में आपको बताया था प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में। प्रीवियस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं और असेसमेंट ईयर में हम क्या करते हैं, टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं और टैक्स की पेमेंट करते हैं। कुछ इसके एक्सेप्शंस भी पड़ी थी, आई होप आपने वो सब रिवाइज कर ली होगी। तो बच्चे अगर आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में हैं तो आप है बच्चे रेजिडेंट। ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ जी सर, ऐसा हो सकता है। चाहे आप फॉरेनर हो, चाहे आप कहीं के हो बच्चे, आप इंडियन हो चाहे आप इंडिया से बाहर के हैं, अगर कोई व्यक्ति इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा है इन प्रीवियस ईयर, तो बच्चे वो कहला जाता है इंडिया का रेजिडेंट। ऑर्डिनरी है या नहीं है वो बात की बात है, रेजिडेंट है या नहीं है तो बिल्कुल बच्चे वो रेजिडेंट है। 182 डेज और मोर, इसका मतलब 182 डेज इंडिया में है तो भी देन ही ऑल्सो क्या है बच्चे, वो रेजिडेंट है। उसके बाद क्या आता है बच्चे, और का मतलब क्या है बच्चे? और का मतलब है दूसरी कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाता है। सपोज वो कि लास्ट ईयर में तो 182 डेज नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर इन प्रीवियस ईयर वो कितने डेज है बच्चे? 60 डेज है। कहीं लिखा हुआ इसमें
ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 60 डेज इन प्रीवियस ईयर। वो बच्चे 60 डेज तो था प्रीवियस ईयर में, और उससे पीछे के 4 सालों में 365 डेज। कैसे? पूरा पढ़ लो। ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग 4 years immediately preceding the previous year for a total period of 365 days or more। 365 या उससे ज्यादा, 365 या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, नोटिस करने वाली चीजें ये। तो अगर मैं बच्चे ये कहता हूं, मैंने एक टाइमलाइन बना ली यहाँ पे, ठीक है, मैंने लिखा ये आज बच्चे हमारा चल रहा है 2020, ये क्या है 2019, ये क्या है बच्चे 18, ये है 17, ये है 16, ये है 15। अगर मैं, ये हमारा अब चल रहा है, ये भी चल रहा है, ठीक है, 2020 चल रहा है, ये 31/30/2020 है। अब बच्चे मुझे 1920 के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? मैंने कहा सर या तो आप इस ड्यूरेशन में, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। मैंने कहा सर या तो आप इस ड्यूरेशन में 182 डेज इंडिया में हो, इस ड्यूरेशन में 1920 में आप 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए अगर आप इंडिया में हो, देन यू विल बी कॉल्ड एज ए रेजिडेंट। मैंने कहा सर 182 डेज तो नहीं हूं, कम हूं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कम है तो आ जाइए, हमारे पास आपके लिए भी सोल्यूशन है। मैंने कहा कि क्या आप लास्ट के ईयर में 60 डेज इंडिया में हैं? कहता हाँ 60 डेज हूं। कहता ठीक है। उसके बाद कहता है सर इसको इस ईयर के अब पीछे आ जाओ। अब पीछे के जो 4 साल है ना, ये वाला 1 2 3 4, इन चारों सालों में क्या आप 365 डेज इंडिया में थे? अब मान लो कोई पर्सन इंडिया में लास्ट ईयर में तो 60 डेज था, लेकिन पहले वो कभी इंडिया आया ही नहीं, कोई फॉरेनर है, बाहर का बंदा है, तो क्या वो रेजिडेंट हो सकता है? नहीं होगा बच्चे, वो रेजिडेंट नहीं होगा। तो अगर कोई पर्सन या तो 182 डेज इंडिया में है लास्ट ईयर या 60 डेज है, लेकिन अगर वो 60 डेज है तो हम एक कंडीशन और भी चेक करेंगे, इस ईयर से पहले 2019 से पहले के 4 साल में चेक करो, कंटिन्यू 4, इनमें चेक करो क्या वो 365 डेज है इंडिया में। अगर वो 365 डेज है देन ही विल कॉल्ड एज ए रेजिडेंट। अब ऑर्डिनरी है या नहीं है वो बात की बात है, रेजिडेंट है या नहीं है, सर रेजिडेंट हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। नहीं आ गई एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चे। या तो आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज यू आर इन इंडिया, देन यू विल कॉल्ड एज ए रेजिडेंट। इफ यू आर नॉट फॉर 182 डेज और मोर, but you are in India for 60 days or more, but you are in India for 365 days during the previous year immediately preceding the previous year, then you also be called as a resident। देख लीजिए बच्चे एक बार फिर से, ये है हमारा प्रीवियस ईयर में या तो कंडीशन क्या है 60 डेज की या 182 डेज की। अगर 182 डेज है तो कोई इशू नहीं है बच्चे, आप रेजिडेंट इंडिया के हो। और अगर 182 नहीं हो तो आप क्या हो बच्चे, 60 डेज के लिए इंडिया में हो, और उससे पीछे के 4 सालों में 365 डेज के लिए आप इंडिया में हो, तो आप कहलाओगे बच्चे रेजिडेंट। एक्सेप्शन में एक बार बच्चे आपको नहीं पढ़ा रहा, बिल्कुल आसान एक्सेप्शन में, कोई बड़ी चीज नहीं है, एक थोड़ी सी किसी के लिए रिलैक्सेशन दी हुई है, अभी पढ़ लेंगे। उससे पहले आप आओ कि अगर कोई पर्सन रेजिडेंट है तो क्या वो ऑर्डिनरी है या नहीं है, उसे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, सो दैट कि हमारी कंफ्यूजन हमारे बीच में ना आए बच्चे कोई भी। हम आते हैं नीचे 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 नीचे, ये आ गया बच्चे। अरे भाई आराम से आराम से, ये देखिए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब ये क्या चीज है? इंडिया में कोई पर्सन रह रहा है, कोई भी पर्सन हो बच्चे, आप हैं, मैं हूं, कोई बाहर का पर्सन है, अगर इंडिया में वो है, लास्ट ईयर में वो 60 डेज भी था, उससे पहले 365 डेज भी था, वो बच्चे क्या है, वो रेजिडेंट इन इंडिया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, मतलब ऑर्डिनरी का मतलब क्या कि क्या वो नॉर्मली इंडिया में ही रहता है या फिर वो नॉर्मली इंडिया में नहीं रहता। इसके लिए बच्चे हम 2 कंडीशन चेक करेंगे। 2 कंडीशन क्या? फर्स्ट कंडीशन है सर आपकी, ऊपर वाला ये पैरा भी पढ़ाई देता हूं, ओनली इंडिविजुअल एंड HUF। ये बात इंपॉर्टेंट है बच्चे, ओनली इंडिविजुअल और HUF ही ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी वाला पंगा होता है, बाकियों में ये पंगा नहीं है बच्चे। कैन बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। ऑल अदर क्लासेस ऑफ SSs कैन बी इधर रेजिडेंट और नॉट रेजिडेंट। A not ordinary resident person is one who satisfies any one of the conditions specified under section 6 subsection 6. If such individual has been
नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर प्रिसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अरे ये क्या मतलब है, मैं आसान भाषा में बताता हूँ बच्चे, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। इफ ही हैज बीन इन इंडिया, ही इफ सच इंडिविजुअल हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी 2 आउट ऑफ 10। भाई इसने कहा, ये बोल रहा है नेगेटिव सेंस में, ये कहता है जी पिछले 10 सालों में अगर 10 में से 9 साल में अगर वो नॉट रेजिडेंट है तो हम उसे कहेंगे कि सर वो क्या है। कंडीशन दोबारा पढ़िए, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन इज वन हु सेटिस्फाई। नॉट ऑर्डिनरी की बात कर रहा है, नॉट ऑर्डिनरी की बात नहीं कर रहा, नेगेटिव टर्म्स में बात कर रहा है बच्चे ये। तो नेगेटिव टर्म्स को हम पॉजिटिव बना के बात करते हैं। मैं कहता हूं सर ए रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन इज वन हु सेटिस्फाइज बोथ ऑफ। अब इसने क्या लिखा बच्चे, एनी वन। अब ये नेगेटिव टर्म्स में है ना, इसीलिए कंफ्यूजन आती है। मैंने कहा था ना कि इसमें कंफ्यूजन आती है क्योंकि ये नेगेटिव टर्म्स में दिया हुआ है, इसीलिए कंफ्यूजन आ रही है बच्चे। इसने कहा कि कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो बच्चों के दिमाग में रह जाता है हाँ एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। नहीं बच्चे, ये क्वेश्चन नेगेटिव टर्म्स में है, ये जो एक्सप्लेनेशन है नेगेटिव टर्म्स में है, ये नॉट ऑर्डिनरी के लिए बता रहा है। आपको क्या करना है, आपको करना है बच्चे ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट में क्या बोलूंगा, लिख लीजिएगा कहीं पे, मैं अब जो बोलने जा रहा हूं। ए ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन इज वन हु सेटिस्फाइज बोथ। ये एनी वन की जगह क्या होगा, बोथ, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, इसे अफर्मेटिव बना रहा हूं, नेगेटिव को पॉजिटिव, सॉरी। एक नॉट ऑर्डिनरी सॉरी ए ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन इज वन हु सेटिस्फाइज बोथ ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। क्या क्या कंडीशन है, इफ सच इंडिविजुअल हैज बीन ए रेजिडेंट इन इंडिया 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर प्रिसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब वो पीछे के 10 सालों में से 2 में बच्चे कम से कम रेजिडेंट है। ठीक है, ये पहली कंडीशन। दूसरी, अब और नहीं बच्चे, अब लगेगा एंड, पॉजिटिव बात कर रहे हैं हम। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, इफ सच इंडिविजुअल हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर प्रिसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर। पॉजिटिव बात करो ना यार। इन्होंने लिखा बच्चे नेगेटिव में, हम बात करेंगे पॉजिटिव में। आप रेजिडेंट है या नहीं रेजिडेंट, इसके लिए आपको 2 में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। यू हैव टू सेटिस्फाई ओनली 1 कंडीशन आउट ऑफ 2, बट टू बी ए ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया यू हैव टू सेटिस्फाई 2 कंडीशंस। यू हैव टू सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन। व्हाट आर द कंडीशंस, द फर्स्ट कंडीशन इज you are in India, you are resident in India 2 out of 10 previous year, and the second condition is you have to satisfy the second condition also, and the second condition is you have been in India for 730 days or more in previous 7 years immediately preceding the relevant previous year। मतलब previous year के जस्ट पीछे के 7 सालों में आप 730 डेज इंडिया में थे, तो आप बच्चे क्या हो जाएंगे, आप हो जाएंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आपको समझ में आया? मैं थोड़ा सा देख लेता हूं, इसमें कुछ और तो नहीं दिया हुआ, ये पढ़ के देख लेता हूं नोट में क्या दिया हुआ है। इन सिंपल टर्म एन इंडिविजुअल, अच्छा इसी को मैंने जो बताया इसी को उन्होंने सिंपल करके दिया हुआ है बच्चे। आप इसको मत पढ़ना, इसको मत पढ़ना बच्चे, इसको पढ़ोगे तो ना कंफ्यूजन आएगी, इसको मत पढ़ना यार। ठीक है, इसको मत पढ़ना, आप इसको पढ़ना, इसको काट देना बच्चे ऊपर वाला, ये आपको आप पढ़ेंगे ना आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी। आपको नीचे वाला पढ़ना है। क्या कह रहा है, in simple term an individual is said to be resident and ordinary resident if he satisfy both the condition। बच्चे नोट करो, both the conditions। he is a resident 2 out of last 10 preceding the relevant previous year। he is a resident at least 2 out of the 10 last 10 preceding the relevant previous year। मतलब previous year के पीछे के 10 सालों में से आप कम से कम 2 साल में आप हैं resident, and his total stay in India in the last 7 preceding previous years is 730 days or more। तो बच्चे 2 कंडीशन है, 2 out of 10 and 730 plus 730 plus। रेजिडेंट के लिए क्या कंडीशन है, 182 डेज और मोर या फिर 60 डेज और मोर। और 60 वाली कंडीशन के लिए क्या है था बच्चे, एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहले कंडीशन क्या थी बच्चे, रेजिडेंट के लिए, रेजिडेंट के लिए क्या कंडीशन है, रेजिडेंट के लिए कंडीशन थी बच्चे या तो 182 डेज प्लस और मोर। ठीक है, और क्या था बच्चे, 60 डेज और मोर प्लस में
365 इन प्रीवियस 4। इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप क्या बन जाते हो, आप बन जाएंगे रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नहीं हो ये चेक करने के लिए क्या करेंगे बच्चे, 2 आउट ऑफ 10 एंड ये कंडीशन भी आपको सेटिस्फाई करनी है क्या, 730 और मोर। ठीक है, ये दोनों कंडीशन ही आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, इनमें से कोई भी एक। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ऊपर आ जाते हैं अपने इलस्ट्रेशंस वगैरह को देखने के लिए। हाँ जी, नोट्स पढ़ लीजिए बच्चे, नोट्स इंपॉर्टेंट है सीए सीएमए वाले बच्चे खासकर, क्योंकि उनकी बुक्स में भी दिया है ये चीजें। द टर्म स्टे इन इंडिया इंक्लूड स्टे इन टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। 12 नॉटिकल माइल्स तक जो हमारा इंडिया है, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको इंडिया की डेफिनेशन बताई थी, उस टाइम एक पिक्चर में भी बताया था कि ये टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, और सी बेड वगैरह की वो उस पिक्चर में दिया हुआ है, देख लेना, वो नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पे पड़े हैं अभी भी। तो कहते हैं जी अगर आप टेरिटोरियल वाटर्स में भी हैं इंडिया के तो भी आप माने जाएंगे आप इंडिया में हैं। आप हवा में हैं इंडिया की तो भी आप माने जाएंगे आप इंडिया में। आप समुद्र के अंदर हैं जो इंडिया के, मान लो किसी पनडुब्बी में काम कर रहे हो यार, आप हो तो इंडिया में ना, चाहे आप समुद्र के नीचे हो तो भी आप इंडिया में हो। मतलब इंडिया की हवा पानी जमीन कहीं भी हो आप इंडिया में हो। इवन द स्टे इन ए शिप और बोट मोर इन द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया वुड बी सफिशिएंट टू मेक द इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया। आपने कोई सर अपना प्राइवेट यार्ड जेट, वो क्या बोलते हैं उसको, क्रूज शिप, आप किसी प्राइवेट क्रूज शिप को लेके समुद्र में किसी एकांत जगह पर बैठे हैं, ठीक है, तो भी आप माने जाएंगे सर आप इंडिया में हो। ठीक है, प्रोवाइडेड वो सी जो है, सी एरिया इंडिया के कंट्रोल में आता हो, और उससे बाहर जाओगे तो बच्चे बाहर वाले आपको वैसे ही बना देंगे। फर्स्ट पॉइंट तो इंडिया, स्टे इन इंडिया का मतलब क्या है बच्चे, आप इंडिया में हो, चाहे आप जमीन पे हो, हवा में हो, या फिर आप क्या हो, टेरिटोरियल जो वाटर्स है इंडिया का उसके अंदर आप कहीं भी हो तो भी आप माने जाएंगे आप इंडिया में हो। सेकंड थिंग, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पीरियड ऑफ स्टे मस्ट बी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की जरूरत नहीं है बच्चे, 182 डेज कंटिन्यूअस नहीं है। आप अप्रैल में इंडिया में थे, आप मई में वापस चले गए, आप जून में इंडिया में आए, आप जुलाई में वापस चले गए, आप अगस्त में वापस आए 2 दिन के लिए, फिर आप यूएस वापस चले गए, चाहे आप मतलब आपका ये आना जाना लगा रहता हो। टोटल स्टे ड्यूरिंग 1 अप्रैल टू 31 मार्च द टोटल स्टे वुड बी 182 days or more. Nor it is essential that the stay should be at usual place of residence, business or employment. मतलब इंडिया में आप कहीं भी हो सकते हो सर, इवन अगर आप इंडिया में आके एयरपोर्ट पे बैठे हो तो भी आप इंडिया में हो। For the purpose of counting the number of days stays in India, both the date of departure as well as date of arrival are considered to be in India. ये बच्चे इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, ये आपके एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा बच्चे। इंडिया से अगर आप जाते हैं वो दिन भी आपका इंडिया में माना जाएगा, इंडिया में आप जिस दिन आते हैं वो डे भी आपका इंडिया में माना जाएगा। अब ऐसा कैसे पता चलेगा कि आप किस दिन इंडिया से गए, किस दिन इंडिया से बाहर आए? तो बच्चे वैसे तो यार आप सारे के सारे जितने भी हो, आई नो कि आप इंडिया से बाहर जाके आ चुके हो, ठीक है, तो अपने जो आपका जो पासपोर्ट होता है उसके ऊपर स्टैंप नहीं लगती, पासपोर्ट के अंदर वो इतने सारे पेज दिए होते हैं उसके ऊपर स्टैंप लगती है अराइवल डिपार्चर दोनों की, तो उसी से पता चलता है बच्चे कि आप इंडिया में से कब गए और कब आए हो। तो जो भी डेट की जो स्टैंप लगी होती है वो दोनों डेट आपकी इंडिया में मानी जाएगी कि आप इंडिया में हो। और ये रेजिडेंशियल स्टेटस निकलता कैसे बच्चे, जो बच्चे ऑफिस जाते हैं उनको तो पता होगा, वो तो पासपोर्ट की कॉपी मंगवा लेते हैं क्लाइंट से, जिनको जो ऑफिस नहीं जाते उनको बता दूं, रेजिडेंशियल स्टेटस अगर आपको चेक करना हो तो पासपोर्ट की कॉपी मंगवा लो बच्चे। पासपोर्ट की कॉपी में अराइवल डिपार्चर सारे लिखे होते हैं, उसकी एक शीट बनाओ और उसमें से पता चल जाएगा कि इंडिया में कितने दिन था। वेरी सिंपल, बहुत आसान काम होता है। प्रैक्टिकल वर्क बच्चे जब तक नहीं करते ना, जब तक हम उसको टच नहीं करते तब तक मुश्किल है। जब प्रैक्टिकल वर्क आप टच करने लग जाते हो इन थ्योरेटिकल बुकिश नॉलेज से तो बहुत आसान है यार प्रैक्टिकल नॉलेज। चलिए एक पॉइंट और है इसमें, द रेजिडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर इनकम टैक्स पर्पस हैज नथिंग टू डू विद द सिटीजनशिप। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, सिटीजनशिप का रेजिडेंस से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारा इंडिया का सिटीजन नहीं है वो भी इंडियन रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ और डोमिसाइल, एन इंडिविजुअल कैन देयरफॉर बी रेजिडेंट इन मोर कंट्रीज देन वन इवन दाउ ही कैन हैव ओनली वन डोमिसाइल। मतलब सिटीजनशिप अलग चीज है बच्चे, और रेजिडेंशियल स्टेटस वो एक अलग चीज है। रेजिडेंशियल स्टेटस कौन डिफाइन करता है? इनकम टैक्स लॉ। और सिटीजनशिप कौन डिफाइन करता है? उसके लिए तो बच्चे अलग से एक्ट बना हुआ है ना, अभी पीछे से इतना बवाल हुआ था सिटीजनशिप को लेके।
चलिए नीचे आके देखते हैं और क्या है इसके अंदर। आइए सर, कुछ एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन किसके लिए बच्चे? एक तो जो क्रू मेंबर होते हैं शिप्स के, उनके लिए है, और एक जो पर्सन जो इंडिया से जा रहा है आउट ऑफ इंडिया, किसके लिए? जॉब और वोकेशन के लिए। पढ़ लेते हैं एक बार। द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल्स will be treated as resident in India only if the period of their stay during the relevant previous year amount to 182 days। कहने का मतलब क्या है सर? वो 60 डेज वाली कंडीशन जो है वो इन दो लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होती। कौन कौन से सर? देख लो फटाफट से। इंडियन सिटीजन who lives India during the relevant previous year as a member of the crew of an Indian ship। बच्चे इंपॉर्टेंट है, इंडियन शिप, और फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। क्या बोला सर? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडिया को लीव कर रहा है ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, और कैसे कर रहा है? एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। इंडियन शिप का क्रू मेंबर है ये, फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, या फिर वो बाहर देश में जॉब करने जा रहा है, या फिर बच्चे और आ जाओ नीचे। अरे इतना भी नहीं। इंडियन सिटीजन or person of Indian origin engaged outside India in an employment, business, profession or in any other vocation who comes on a visit to India during the relevant previous year। मतलब सिटीजन बच्चे कौन है? इंडिया का सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन का है। इंडियन ओरिजिन का भी इन्होंने डिफाइन किया, बताते हैं अभी इंडियन ओरिजिन का क्या होता है। तो इंडियन सिटीजन है। अब सिटीजनशिप, अच्छा इंडिया में अगर आप जन्मे हो बच्चे, आपके पेरेंट्स इंडियन है, तो आप तो इंडियन सिटीजन ही हो यार। सिटीजनशिप का क्या लेना देना है? सिटीजनशिप का रेजिडेंशियल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बाकी सिटीजन क्या होता है देख लेंगे, कोई बात नहीं। इंडियन ओरिजिन मतलब उसके पापा या उसके दादा दादी में से कोई भी इंडिया में जन्मा है, वो इंडियन ओरिजिन का हो जाता है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंगेज्ड आउटसाइड इंडिया, वो बाहर आउट ऑफ इंडिया किसी काम में लगा हुआ है, जो कि क्या है बच्चे? हु, अच्छा वो पर्सन जो इंडिया से बाहर काम कर रहा है वो इंडिया आता है किसके लिए? टू ए विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब वो काम तो बाहर करे, इंडिया में क्या आता है बच्चे? विजिट करने के लिए आता है। क्वेश्चन में आपको बताया हुआ होगा इस तरह की टर्म्स, कंफ्यूजन नहीं होगा, डोंट वरी। हाउ टू डिटरमाइन पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फॉर एन इंडियन सिटीजन बीइंग ए क्रू मेंबर। क्या कहना चाहते हैं देखिए सर। इन केस ऑफ, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने एक क्वेश्चन भी देखा था इसका अभी रिसेंटली किसी टेस्ट सीरीज में, तो एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेना। क्या कहते हैं सर? इन केस ऑफ फॉरेन बाउंड शिप्स, फॉरेन बाउंड शिप्स, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। अभी मैंने पीछे पढ़ाया था कि पर्सन ऑफ इंडियन रेजिडेंट गोइंग आउटसाइड इंडिया एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। बच्चे इंडियन शिप इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लेना। अब बात क्यों हो रही है? इन केस ऑफ फॉरेन बाउंड शिप्स, फॉरेन बाउंड शिप्स, फॉरेन मतलब आउट ऑफ इंडिया, वेयर द डेस्टिनेशन ऑफ द वॉयज इज आउटसाइड इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। डेस्टिनेशन क्या है? फॉरेन बाउंड शिप्स है और इनकी डेस्टिनेशन भी क्या है? आउट ऑफ इंडिया है। देयर इज अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द मैनर एंड द बेसिक ऑफ डिटरमाइनिंग द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फॉर एन इंडियन सिटीजन बीइंग ए क्रू मेंबर। क्या बोल गया? दोबारा से पढ़ लो यार। कहते हैं जी, देयर इज अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द मैनर एंड द बेसिक ऑफ डिटरमाइनिंग द पीरियड ऑफ द स्टे इन इंडिया फॉर एन इंडियन सिटीजन बीइंग ए क्रू मेंबर। कोई बात नहीं। टू रिमूव द अनसर्टेनिटी एक्सप्लेनेशन 2 to section 6(1)। अच्छा ये कहता है जी फॉरेन शिप्स के अंदर जो बंदा जाता है एज ए क्रू मेंबर, उनके लिए क्या है? क्योंकि उन्होंने क्या बताया था? इंडियन शिप्स के लिए जाता है, तो फॉरेन शिप्स के लिए जाता है तो क्या प्रोविजन है सर? उसके लिए तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, तो कहता है उसके लिए हमने एक्सप्लेनेशन 2 लेके आए हैं। provides that in case of an individual being a citizen of India as a member of crew of a foreign bound ships living in India, period or periods of stay in India shall in respect of such voyage be determined in the prescribed manner and subject to the prescribed conditions। बच्चे ये explanation आपकी important है, क्योंकि बच्चे जो सेक्शन में बताया गया था उसमें बताया गया था कि देखिए सर, अगर आप इंडियन सिटीजन है और आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं एज ए मेंबर ऑफ ए क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, वहां पे लिखा हुआ है इंडियन शिप, तो ये कहता है सर जो फॉरेन शिप है उनका क्या? तो कहता है सर एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन किसके लिए आती है? जब कंफ्यूजन होती है तो डिपार्टमेंट क्या करता है बच्चे? एक्सप्लेनेशन देता है, तो वो वही एक्सप्लेनेशन है। डिपार्टमेंट कहता है जी इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ ए फॉरेन शिप। बस ये फॉरेन शिप यहाँ पे नोट करने वाला है, बाकी तो वही सब पुरानी बातें हैं। कहता है जी अकॉर्डिंगली द सीबीटीटी हैड वाइड नोटिफिकेशन डेटेड नवंबर
70। ये इतना क्या याद करना है बच्चे आपको, ये नोटिफिकेशन नंबर वगैरह, डेटेड वगैरह ना, ऐसी गलती मत करना। इंसर्टेड रूल 126, ये याद कर लेना बच्चे चाहे। इन इनकम टैक्स रूल्स 1962 टू कंप्यूट द पीरियड ऑफ स्टे इन सच केसेस। ये अब ये जो कंप्यूटेशन है ये इंपॉर्टेंट है। कहता है जी अकॉर्डिंग टू रूल 126, अब ये वाली चीज आपको याद करनी है। In case of an individual being citizen of India as a member of the crew of a ship, the period or periods of stay in India shall, in respect of an eligible voyage, not include the following period. अब ये कह रहा है कि पीरियड, इसमें आपको ये पीरियड इंक्लूड नहीं करना बच्चे। अभी हम पढ़ते हैं इसको क्या क्या इंक्लूड नहीं करना। हाँ जी, पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम एंड पीरियड एंडिंग फ्रॉम। बच्चे ये बात आपको याद करनी है। क्या हुआ भाई, ये बात आपको बच्चे याद करनी है अच्छे से, रटनी है यार। मैं कह रहा हूं रट्टा मारना है, एक दो चीजों का रट्टा मरवाना पड़ेगा यार, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। ये लैंग्वेज आपको याद करनी है। लिख दूं रट्टा, रट्टा रट्टा मारना है बच्चे इसका, आपने क्रैम करना है इसको, आपने घोट के पी जाना है इसको। 8th क्लास में आपके टीचर्स कहते होंगे आपको क्रैम करना है आपको। पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम और पीरियड एंडिंग ऑन। पीरियड कमेंस कब होगा बच्चे, हम बात किसकी कर रहे हैं, इंडियन सिटीजन इन फॉरेन शिप। पहले था इंडियन शिप, अब क्या है, फॉरेन शिप की बात हो रही है। द डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। अब ये क्या चीज है, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट शिप को मिलता है बच्चे, फॉरेन शिप है, इंडिया छोड़ के जाता है। आपने सेक्शन एक पढ़ा था ना 172, कुछ सेक्शन हमने पढ़े थे उस टाइम उस सीरीज में, 173, 174, 175 याद आया। उसमें लिखते थे कि एक जो फॉरेन शिप है जब वो इंडिया से छोड़ रहा होता है तो उसने अपनी टोटल फेयर कलेक्शन का, जो कि इंडियन से लिया है या फिर जो इंडिया से जा रहे हैं उन लोगों से लिया है, उसका कुछ 7.5% एज टैक्स देना होता था। समझ में आया, याद आया, कुछ इनकम मान के करना होता था, ऐसा याद आ गया होगा या नहीं आया। अभी दिखाऊं क्या पीछे निकाल के उसको। फॉरेन शिप है बच्चे, अब वो वापस क्यों आएगा इंडिया में। अगर कोई फॉरेन शिप है, इंडिया में आया था, इंडिया के लोगों को उसने बिठाया, किराया लेगा, अब वो वापस जब चला जाएगा तो क्या गारंटी है वो वापस आएगा, तो नहीं आएगा ना। तो जब वो निकलता है ना बच्चे, तो उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, वरना तो उसको बंदरगाह से नहीं निकल, जो डॉक होती है बना होता है शिप के लिए, वो खुलेगा ही नहीं बच्चे, शिप निकलेगा कैसे। तो उसके लिए बच्चे क्या होता है, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उसे लेना होता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप बाय सेड इंडिविजुअल फॉर द एलिजिबल वॉयज। एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए क्या कहता है, द डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप बाय द सेड इंडिविजुअल फॉर द एलिजिबल वॉयज। मतलब उस जो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में डेट डली होती है बच्चे, हम मान लेंगे कि उस दिन आप निकल चुके हो इंडिया से। पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम एंड, पीरियड एंड कब होगा, द डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द साइनिंग ऑफ बाय दैट इंडिविजुअल फ्रॉम द शिप इन रिस्पेक्ट ऑफ सच वॉयज। तो बच्चा मतलब उसी जो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है उसके अंदर जो एंडिंग डेट लिखी हुई है बच्चे, वही डेट मान ली जाएगी कि आप इतने टाइम के लिए इंडिया से बाहर हो, एक्सक्लूडेड है आपका ये पीरियड। मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स, अब सर्टेन टर्म्स भी डिफाइन कर रखी है बच्चे, क्या क्या है फटाफट से देख लीजिए। कहते हैं जी कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अब ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चे, कोई ऐसा तो है नहीं कि आपसे इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन अगर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस पे क्वेश्चन अगर मान लो मिलता है 4, 5, 6 मार्क्स में अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो, तो इस तरह की बातें अगर आप लिख के आते हैं ना, तो आपको एक आधा मार्क्स ज़्यादा मिलेगा बच्चे, ठीक है। तो इस तरह की बातों को थोड़ा सा अगर याद कर सको तो कर लिया करो, क्योंकि आपकी इनकम टैक्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने वाली नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बता दूं, रेजिडेंशियल स्टेटस, इनकम नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टोटल इनकम और कुछ क्लबिंग वगैरह के प्रोविजन को छोड़ के आपको पूरा जो सिलेबस है वो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि आप चीज़ों को समझेंगे, आपको याद हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको कुछ रटना है, रटना तो बस ये 2-4 बातें यार, ये रटनी पड़ेगी आपको। कहते हैं जी द टर्म हैज़ द मीनिंग असाइन टू इट इन द मर्चेंट शिपिंग कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कम Seafarers Identity Document Rules 2001 made under the Merchant Shipping Act 1958। बहुत ही गंदी सी डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। तो इसने एक्चुअली कुछ बताया नहीं, इसने बता दिया कि वहां पे जो बताया हुआ है उसको आप जाके पढ़ लो। हम क्यों पढ़े, हमारे सिलेबस का पार्ट है। हाँ जी, अरे बस भाई, एक
इंडियन ओरिजिन की बात और थी। ए पर्सन इज सेड टू बी एन इंडियन ओरिजिन इफ ही ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ईदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। तो मैंने ये बात बता दी बच्चे आपको, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है। एलिजिबल वॉयज क्या होता है बच्चे? एलिजिबल वॉयज ए वॉयज अंडरटेकन बाय ए शिप एंगेज्ड इन द कैरिज ऑफ पैसेंजर और फ्रेट इन द इंटरनेशनल ट्रैफिक वेयर फॉर द वॉयज हैविंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनी पोर्ट इन इंडिया हैज एज डेस्टिनेशन एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया। इंडिया से चलते हो सर, आउट ऑफ इंडिया आप जा रहे हो। फॉर द वॉयज हैविंग ओरिजिनेटेड एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया एंड हैज इट्स डेस्टिनेशन एनी पोर्ट इन इंडिया, आप बाहर के शिप से इंडिया में आ रहे हो तो उसको बोलेंगे बच्चे एलिजिबल वॉयज। समझने के लिए, याद करने के लिए कुछ भी नहीं है। इलस्ट्रेशन 1 फटाफट से देखिए, इसके इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन अच्छे से कर लीजिएगा। करें? आज मेरी है ना पिक आपको ब्लर से दिख रही होगी। वैसे मैं तो सोच रहा था यार कि मैं अपनी है ना ये मेरा जो फेस दिखता है ना आपको वीडियो में नीचे, इसको हटा दूं, मेरी वॉइस ही बहुत है, आपको थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा अच्छे से देखने के लिए। मेरी पिक तो वैसे भी कोई भी बच्चा देखने नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है, वो पढ़ने आता है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको हटा ही दूँ तो आसानी रहेगी। तो मुझे इस कैमरे को सिर पर लगा के रिकॉर्डिंग नहीं करनी पड़ेगी, वॉइस से रिकॉर्ड हो जाएगी आसानी से। देखिए बच्चे, मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन एंड ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे? इंडियन शिप। और इंपॉर्टेंट क्या है? मेंबर ऑफ क्रू है और मिस्टर आनंद है, इंडियन सिटीजन है। तो कुछ कुछ एक्सेप्शंस वाली कंडीशन इस बंदे ने सेटिस्फाई कर दी है, कोई बात नहीं, आगे चलिए। एंगेज्ड इन कैरिज ऑफ पैसेंजर्स इन इंटरनेशनल ट्रैफिक डिपार्टिंग फ्रॉम चेन्नई पोर्ट ऑन 6 जून 2019. From the following details for the previous year 1920 determine the residential status of Mr. Anand for assessment year 2021, assuming that his stay in India in last preceding 4 years is 400 days, मतलब 365 से ज़्यादा है, and last 7 में उसके है सर 750, मतलब वो भी रेजिडेंट बन सकता है। मतलब चेक करो कि क्या करंट ईयर में वो है या नहीं है। क्या कहते हैं सर? डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप 6 जून और 9 दिसंबर तक। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चे, ये इंडिया में 1920 में कितना टाइम था? 6 जून को तो चला गया, इसका मतलब 5 दिन तो इंडिया में था ना। ये 6 जून को गया है, इसका मतलब 5 डेज इंडिया में था या नहीं था? उसमें क्या लिखा था बच्चे? अभी पीछे हम पढ़ के आए थे, द डेट फ्रॉम विच इज एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हम इसको क्या बोलेंगे बच्चे? अब सीडीएस। सीडीएस में डेट क्या डली हुई है बच्चे? सीडीएस में डेट डली हुई है 6, तो 6 को एक्सक्लूड करना है। तो इंडिया में था कितना बच्चे? अप्रैल में था। हाँ जी, अप्रैल में था। कितना टाइम था अप्रैल में? पूरे 30 डेज। मई में था, मई में भी था 31 डेज। जून में था, जून में 5 डेज था। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर किसी में कुछ नहीं था। दिसंबर में 9 को आ गया सर ये। अब एंडिंग डेट क्या है आपकी? 9 दिसंबर। तो दिसंबर के कितने दिन बचे आपके पास? 21। जनवरी के 31, फेब के अब 2020 में कितने दिन बचे? 29। और मार्च में कितने बचे? 31। तो इंडिया में कितने दिन था? हमें कितने चाहिए? 182 डेज। क्योंकि इंडियन सिटीजन है, गोइंग आउट ऑफ इंडिया एज ए मेंबर ऑफ द क्रू। ठीक है, तो 30 + 31 + 5 + 21 + 31 + 29 + 31 178। एक सेकंड भी, क्या गलती कर गया मैं? 30 + 31 ये 22 होगा ना? ये 22 होगा, ठीक है। 179। तो इंडिया में ये कितने दिन था बच्चे? 179। मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी थी। अप्रैल में 30 डेज था इंडिया में सर, बिल्कुल था। पूरे मई में इंडिया में था। जून में कितने दिन था बच्चे? जून में वो 5 डेज था, क्योंकि उसके सीडीएस सर्टिफिकेट में डेट क्या डली हुई है? 6। तो 6 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है बच्चे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है ना, अदरवाइज तो हम जिस दिन इंडिया से निकला है उस दिन को काउंट करते हैं।
कहता है जी पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड, पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम, कमेंस कब से होगी, द डेट एंटर्ड इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सीडीएस में जो डेट डली हुई है उस दिन से आप एक्सक्लूडेड माने जाओगे, तो इसलिए नहीं ले रहा। अदरवाइज अगर वो बाय एयर जाता बच्चे किसी देश में घूमने के लिए या किसी भी देश से बाहर, इंडिया से बाहर जाता, तो मैं वो डेट लेता, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए नहीं ले रहा। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, लेनी पड़ेगी हमें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसको घोट के भी जाओ, याद कर लो, उसको रट लो यार। और पीरियड एंडिंग ऑन द डेट एंटर्ड इनटू द सीडीएस एज लास्ट डेट, तो ठीक है बच्चे, हम ना तो 6 लेंगे ना ही 9 लेंगे। अप्रैल में पूरा, मई में पूरा, जून के 5 दिन, उसके बाद दिसंबर में आया, दिसंबर में 9 को इंडिया में आ गया, 31 में से 9 गए, कितने बच्चे बच्चे 31 का महीना है और इसमें से 9 निकाल दिया हमने, तो 22 डेज बचे, वो मैंने गलती से 21 लिख दिया था, 22 डेज, 31, 29 और 31, तो ये आपके होंगे 179 डेज। हमें चाहिए थे कम से कम 182 डेज, क्योंकि 60 वाली कंडीशन बच्चे यहाँ पे लगेगी ही नहीं। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि मेंबर ऑफ क्रू है, तो इसीलिए बच्चे ये क्या हो जाएगा। अच्छा, अब रेजिडेंट या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, अब उसकी कंफ्यूजन मैं आपको दूर करता हूं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या ये रेजिडेंट है या नहीं है। रेजिडेंट है या नहीं है, हमें क्या चेक करना पड़ता था बच्चे, एट लीस्ट 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर। अब क्योंकि ये मेंबर ऑफ क्रू है तो 60 वाली कंडीशन यहाँ पे लगेगी नहीं बच्चे, इसके ऊपर कौन सी कंडीशन लगेगी, ओनली 182 डेज वाली, तो 182 डेज इंडिया में है नहीं, तो क्या आगे की कंडीशन चेक करेंगे, नहीं, जरूरत ही नहीं है, ये नॉट रेजिडेंट है बच्चे, ये सिंपली नॉट रेजिडेंट हो जाएगा, आगे की कंडीशन आपको सेटिस्फाई करने की जरूरत है ही नहीं, चेक भी मत करो। ये रहा नॉट रेजिडेंट लिखा हुआ बच्चे, ठीक है, इसको पढ़ लेना पूरी एक्सप्लेनेशन को, यार यही कहानी सुनाई हुई है इन्होंने भी। उसके बाद इलस्ट्रेशन 2 कहता है जी ब्रैडली, ये कैसा नाम हुआ, ब्रैडली, एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर, ऐसा एक्चुअल में है क्या कोई ब्रैडली, विजिट इंडिया 100 डेज इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। यार ये क्वेश्चन है ना, हमारे जिस टाइम मैं बीकॉम की थी ना मैंने 2009 में, हाँ 2008 में होता था शायद टैक्सेशन, बीकॉम सेकंड ईयर में, उस टाइम भी था यार ये क्वेश्चन ब्रैडली वाला, मुझे याद है 100 डेज आती है इंडिया में आता था एवरी ईयर। ये क्या है, ये क्रिकेट प्लेयर है बच्चे, 100 डेज एवरी फाइनेंशियल ईयर ये इंडिया में आता है। दिस हैज बीन हिज प्रैक्टिस फॉर लास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर्स, फाइंड आउट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। तो सिंपल सी बात है, क्या इसके लिए कोई एक्सेप्शन है, इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है सर। कंडीशन चेक करो, पहली कंडीशन क्या 182 डेज, क्या सेटिस्फाई करता है, नहीं, कोई बात नहीं। दूसरी कंडीशन क्या ये लास्ट ईयर में 60 डेज इंडिया में आया है, बिल्कुल आया सर। क्या उससे पीछे के 4 सालों में ये 365 डेज और मोर इंडिया में था, बिल्कुल था, क्योंकि हर साल 100 आ रहा है, तो पीछे के 4 सालों में भी तो 400 दिन आया होगा ना, तो इसका मतलब ये रेजिडेंट तो है। अब देखो ब्रैडली, अब ब्रैडली बच्चे क्या है, क्या इंडिया का ये ब्रैडली ना, इंडिया का तो नहीं है, फिर भी क्या है ये रेजिडेंट तो बन गया। क्या हुआ भाई, पेन क्यों नहीं चल रहा, हाँ जी, तो ये बच्चे रेजिडेंट तो हो गया। अब हम चेक करेंगे क्या ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या कंडीशन होती है बच्चे, 2 आउट ऑफ 10 एंड 730 प्लस। तो ये क्या 730 वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हर साल कितने दिन आ रहे हैं, 100 डेज, तो 7 ईयर्स में कितना टाइम आएगा, 700 डेज, तो 730 वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये रेजिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी नहीं है, इसको इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, अब इसको फटाफट से देख लो। कहता है जी पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग 1920 100 डेज था, तो उससे पहले के 4 सालों में 400 भी था, इसका मतलब ये रेजिडेंट तो बन जाता है। लेकिन उससे पीछे के जो 4 साल हैं 1819 से यहां तक, इसमें 700 डेज था, इसका मतलब ये वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, इसलिए ये रेजिडेंट ही इज ए नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, इस पूरी कहानी को आप खुद पढ़ लेना यार, बिल्कुल सिंपल सी ये चीजें। इलस्ट्रेशन 3 कहता है जी मिस्टर बी ए कैनेडियन सिटीजन कम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 15-16 में आया बच्चे इंडिया में फर्स्ट टाइम। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 ही हैज बीन इन इंडिया फॉर 55 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 150 डेज एंड 70 डेज। लिख लें एक बार, यहाँ पे कहीं लिख लेते हैं यार थोड़ा सा। कब आया ये इंडिया में, 15-16 में सबसे पहले। अरे रुक जाओ भाई,
2015, 16, कितने कितने दिन आया बच्चे? ये आया है 55 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 150 डेज, 150 डेज और लास्ट है आपका 70 डेज। इसका टोटल लगाओ, नहीं टोटल रहने दो एक बार। तो हमें क्या करना है बच्चे, इसका रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना है। क्या ये इंडियन था, कोई इंडियन सिटीजन था ना, कुछ और था, मिस्टर बी कैनेडियन सिटीजन था ना। तो अब चेक करो सबसे पहले, क्या ये लास्ट ईयर में 182 डेज था इंडिया में? नहीं सर 70 था। तो हम क्या करेंगे, क्या ये लास्ट ईयर में 60 डेज था? हाँ 60 वाली कंडीशन पूरी हो जाती है। ये 60 डेज था ना, हाँ। तो पीछे के 4 सालों में चेक करो, क्या ये 365 डेज है? इसको काउंट मत कर लेना, अब पीछे के 4 साल काउंट करो। तो 55 प्लस में 60 प्लस में 90 प्लस में 150, तो बच्चे 355 डेज हुआ। तो इसका मतलब ये रेजिडेंट की कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया। इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, नॉट रेजिडेंट। क्यों बोलेंगे नॉट रेजिडेंट बच्चे? ना तो ये 182 डेज इंडिया में था, ना ही ये पीछे के साल 60 प्लस में उससे पीछे के 4 साल में 365 डेज था। तो ये क्या हो गया, नॉट रेजिडेंट हो गया। तो ही इज ए नॉट रेजिडेंट। अच्छा ये चार्ट बना के दे रखा है बच्चे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चार्ट है, इसे याद कर लेना। कहता है जी स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्या है, क्या नहीं है? अगर है तो आगे की दो कंडीशन चेक करो, क्या सेटिस्फाई होती है? अगर नहीं होती तो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी है। अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इसी तरह से अगर 182 डेज वाली अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो चेक करो क्या 60 डेज प्लस 360 वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अगर हो जाती है तो ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ चेक करने। अगर नहीं होती तो फिर वो नॉट रेजिडेंट हो जाता है। बड़ा अच्छा चार्ट बना रखा है यार, इसी को याद कर लेना, मतलब समझ लेना। याद तो क्या करना है आपको, कोई चार्ट तो बना के आने नहीं है एग्जाम में, ठीक है। आइए फटाफट से नीचे। अच्छा जी, इंडिविजुअल्स का बच्चे खत्म रेजिडेंशियल स्टेटस। आपका 80% चैप्टर खत्म हो चुका है बच्चे। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो आते रहेंगे, हम करते रहेंगे, लेकिन आपका 80% चैप्टर इस जो सिलेबस में है वो यही था, इंडिविजुअल्स का, और कुछ भी नहीं था। मतलब पता नहीं क्यों रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ बच्चों के लिए महाभारत हो जाती है, कंफ्यूजिंग हो जाता है। खासकर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उनको बच्चे रेजिडेंशियल स्टेटस ही समझ में नहीं आता, मैं गारंटी लेता हूँ। बहुत से आपके जो नॉन सीए फ्रेंड्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के हैं, आप एक बार उनको रेजिडेंशियल स्टेटस पूछ लेना यार, उनको ढंग से रेजिडेंशियल स्टेटस का नहीं पता होता। और एक पॉइंट हम फेंक के मार देना उनके मुंह पे, पागल हो जाते हैं वो, ये क्या पूछ लिया, ये क्या पूछ लिया। तभी तो अपने सीएस का स्वैग होता है यार अलग से। एचयूएफ की बात करते हैं बच्चे। एचयूएफ मैंने जब भी कहा कि इंडिविजुअल है तो एचयूएफ भी साथ में है, लेकिन एचयूएफ का फेस कौन होगा? एचयूएफ किसका मानेंगे? अब एचयूएफ में तो बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं, हम रेजिडेंशियल स्टेटस किसके बेस पे डिसाइड करेंगे? वो चीज़ हम यहाँ पे हल्की हल्की बातें करेंगे, बिल्कुल आसान है। रेजिडेंट या नॉट रेजिडेंट। HUF would be not resident in India if control and management of its affair is situated wholly or partially in India। अगर wholly और partially in India से अगर कंपनी का मैनेजमेंट चल रहा है तो वो रेजिडेंट कहलाएगी। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे MCQ के लिए। MCQ में दरअसल wholly दे देते हैं, ये पार्शली वाला वर्ड नहीं देते, और हम कई बार माइंड से स्किप कर देते हैं कि पार्शली भी कोई वर्ड होता था। तो इसमें होली भी है और पार्शली भी है, ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। और नॉट रेजिडेंट क्या कहेंगे कि पूरा का पूरा ही अगर हमारा अफेयर है जो बिजनेस का HUF का, अगर वो आउट ऑफ इंडिया है तो वो नॉट रेजिडेंट हो जाएगा बच्चे। इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया, अगर टोटली आउटसाइड इंडिया से है तो बच्चे नॉट रेजिडेंट हो जाएगा। उसके बाद आता है बच्चे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है आपकी, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसको कहेंगे? द एक्सप्रेशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट रेफर टू अंडर सेक्शन 6 रेफर टू द सेंट्रल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड नोट द कैरिंग डे टू डे बिजनेस बाय सर्वेंट्स एम्प्लॉय और एजेंट। सेंट्रल कंट्रोल मैनेजमेंट क्या होता है बच्चे? पॉलिसी मेकिंग, हम क्या बिजनेस करेंगे, कैसे करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ से खरीदेंगे। और सेंट्रल कंट्रोल मैनेजमेंट किसको कहेंगे बच्चे? जहां पर इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स काफ़ी होती है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग जहाँ पे और ये वो इंपॉर्टेंट पहले से। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब जहाँ पे आपकी पॉलिसी मेकिंग के डिसीजंस होते हैं उसको बोलेंगे सेंट्रल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अब
डे टू डे ऑपरेशन की बात नहीं होती, पॉलिसी मेकिंग बच्चे, पॉलिसी बड़ी बड़ी चीज़ें, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन पढ़ते हो ना, वो भी एक पॉलिसी होती है हमारी, ठीक है। डिविडेंड कितना देंगे, किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे, किसको एक्वायर करें, मर्ज करें, डिमर्ज करें, ठीक है। इस तरह के जो डिसीजन होते हैं वो आपके होते हैं पॉलिसी मेकिंग डिसीजन, तो उसको बोलेंगे हम सेंट्रल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन भी थोड़े से मॉड्यूलेट करके आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। द बिजनेस may be done from outside India and yet its control and management may be wholly within India. Therefore, control and management of a business is said to be situated at a place where the head and the brain of the adventure is situated. मतलब क्या है बच्चे, जहां से आपकी पॉलिसी मेकिंग चल रही है, जहां से आपका बिजनेस चल रहा है, चाहे आपका टोटली मैनेजमेंट जो कंट्रोल है, ये क्या कह रहा है कि बिजनेस में बी डन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, आपका चाहे बिजनेस टोटली आउटसाइड इंडिया हो रहा हो, लेकिन आपकी सारी मीटिंग इंडिया में होती है सर, जितने भी टोटल मीटिंग होती है वो सारी की सारी इंडिया में हो रही है, जो पॉलिसी मेकिंग हो रही है वो इंडिया में हो रही है, तो आप इंडिया के रेजिडेंट हैं। द प्लेस ऑफ कंट्रोल मे बी डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल प्लेस ऑफ रनिंग द बिजनेस एंड समटाइम्स इवन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एसएससी। जरूरी नहीं है सर रजिस्टर्ड ऑफिस ही आपका प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर मेन जो सेंट्रल हमने पढ़ा था सेंट्रल कंट्रोल मैनेजमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। This is because the control and management of a business need not necessarily be done from the place of business or from the registered office of the assessee. But control and management do imply the functioning of the controlling and directing power of a particular place with some degree of the permanence. ये important है, क्या कहना चाहता है, but control and management do imply the functioning of the controlling and directing power. Controlling and directing power, आगे ना बच्चे वही बात, controlling and directing power एट ए पर्टिकुलर प्लेस विद सम डिग्री ऑफ परमानेंस। भाई हम कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड ऑफिस है, नॉर्मली वहां से डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन लिए ही जाएंगे ये जरूरी नहीं है बच्चे। अच्छा जी, इसमें कहते हैं जी हम करेंगे कर्ता कोड चेक। अब क्योंकि रेजिडेंट या नॉट रेजिडेंट है उसके लिए तो क्या डिसाइड करेंगे, भाई इंडिया से उसका कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रही एचयूएफ तो ठीक है वो नॉट रेजिडेंट है, अगर पार्शियली भी कंट्रोल हो रही है ना इंडिया से तो वो क्या कहलाएगी, वो रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगी। अब क्या ऑर्डिनरी है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कर्ता का स्टेटस चेक करेंगे। वो जो दो कंडीशन थी आपकी ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए, वो आप कर्ता की चेक कर लो। कर्ता ऑफ द एचयूएफ शुड बी रेजिडेंट इन एटलीस्ट 2 out of 10 एंड 730 days और मोर इन 7 previous year। ठीक है, तो कर्ता की कंडीशन चेक कर लेना एचयूएफ के रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंस के स्टेटस को चेक करने के लिए। उसके बाद इलस्ट्रेशन 4 आती है, कहते हैं द बिजनेस ऑफ एचयूएफ इज ट्रांजेक्टेड। अच्छा एक चीज बता दूं बच्चे, आपका जो नवंबर 2020 का पेपर है मैं नहीं एक्सपेक्ट करता बच्चे कि वो इजी आएगा, क्योंकि देखो एक तो डबल बच्चे हैं, दूसरा इंस्टीट्यूट को भी लात पड़ी है पीछे से, हम बच्चों ने ही मारी है बहुत अच्छे से, सुप्रीम कोर्ट तक चलेगा यार हम लोग, मतलब इंस्टीट्यूट हमसे बहुत ज्यादा खफा है। तो अब इंस्टीट्यूट क्या करेगा बच्चे, आपको थप्पड़ तो मार नहीं सकता, आपकी जेब खर्ची तो बंद नहीं कर सकता, वो आपकी इस तरह से काम करेगा। आपकी वाट लगाने वाला इंस्टीट्यूट में बता दूं तो प्रिपेयर होके जाना बच्चे। अभी भी आपके पास आज है हमारी 19 अगस्त, 60-70 डेज अभी भी आपके पास है। चलो मैं 10 भी छोड़ देता हूँ, 60 डेज आपके पास है, अच्छे से पढ़ लेना यार, पेपर इजी नहीं होने वाला, मुश्किल नहीं आएगा लेकिन कंसेप्चुअल जरूर आएगा। ठीक है, तो आपको इस बार इंडिविजुअल के छोड़ के हो सकता है एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए दे दे, इसलिए ये क्वेश्चन हो जाता है बच्चे इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना बहुत आसान है, एचयूएफ का मे बी थोड़ा सा दिमाग से कोई स्किप हो जाए, पढ़ लो। द बिजनेस ऑफ एचयूएफ इज ट्रांजेक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल द पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन देयर। ऑस्ट्रेलिया से सारा काम हो रहा है सर। मिस्टर ई द कर्ता ऑफ एचयूएफ हु वाज बोर्न इन कोलकाता विजिट्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 फॉर 15 years. After 15 years he come to India on 1/4 and leave the Australia on 1/12. Determine the residency status of Mr. E and the HUF for assessment year. अब सर ये 1/4 को आया, 1/12 को चला गया, इसका मतलब ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का एक दिन भी काउंट करोगे बच्चे। ठीक है, तो ये सारे इतने सारे दिन ये इंडिया में था, तो ये 182 डेज तो ज़्यादा ही होगा ना, 9 months के अप्रोक्स इंडिया में था, तो 182 डेज से तो ज़्यादा था। इसका मतलब रेजिडेंट तो सर ये है, लेकिन ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं कर पाएगा सेटिस्फाई। आपको भी पता है 15 साल के बाद इंडिया में आया, तो ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो नहीं होएगा। कंडीशन आप लगा के चेक कर लेना,
एग्जाम में कभी भी आप ये नहीं मत लिख देना इस तरह से कि ये देखो 15 साल के बाद है, ये ऑर्डिनरी तो नहीं हो सकता। आप पहले दोनों कंडीशन लिखोगे, आप दिखाओगे कि देखो सर 182 वाली इसने सेटिस्फाई कर दी, अब हम चेक करेंगे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। दोनों कंडीशन लिखोगे, उसको कहोगे देखो सर इन दोनों में फॉल नहीं कर रहा, इसलिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। सिंपली ये मत कर देना अरे देखो 15 साल के बाद आया है यार, वो कहाँ से ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। तो इस तरह के गलत काम मत करना बच्चे, मार्क्स के लिए अंडा मिल जाएगा आपको उसी टाइम। चलिए आगे आते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो क्या कहते हैं, अच्छा मिस्ट्री का तो हमने बता दिया, अब HUF को और बता दो। सिंस द बिजनेस ऑफ HUF इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड नथिंग इज मेंशन्ड रिगार्डिंग द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, तो मान लेंगे सर सारे इंडिया से बाहर हो रहा है। तो HUF क्या है बच्चे, HUF नॉट रेजिडेंट, और करता क्या है, करता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और आपकी जो HUF है नॉट रेजिडेंट। आसान सा क्वेश्चन था बच्चे, ये HUF के लिए रूल्स बताए हुए हैं, पढ़ लेना इसको भी। बस आज के लिए इतना कर लेना यार, ज्यादा नहीं करवा रहा। बहुत ही आसान चैप्टर है बच्चे और बहुत ही स्कोरिंग है। स्कोरिंग इसलिए 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, और हर क्वेश्चन में इसका मतलब जो केस स्टडी में भी आ सकता है, कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसकी रिलेवेंस आपको देखने को मिलती रहेगी। और कल इस चैप्टर को बच्चे हम कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे सैलरीज। इनकम नॉट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ये चैप्टर बच्चे हम 5 हेड्स के बाद करेंगे, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आ भी जाएगा तो बच्चे इनकम्प्लीट नॉलेज होगी। जब तक आपको 5 हेड्स की नॉलेज नहीं होगी आप थर्ड चैप्टर को नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए मैं थर्ड चैप्टर को एक बार कंटिन्यू करके हम क्या करेंगे, थर्ड चैप्टर जैसे सैलरीज वाला चैप्टर है, 5 हेड्स में आता है सैलरीज वाला चैप्टर, सैलरीज वाला चैप्टर करके उसके बाद जो रेलिवेंट प्रोविजंस कवर हो चुके होंगे, जैसे लीव एनकैशमेंट है उसके प्रोविजंस आपके थर्ड चैप्टर में दिए हुए हैं, वो सारे के सारे हम पढ़ लेंगे वहां से। इसको अब फटाफट से थोड़ा सा जल्दी करिएगा बच्चे। कुछ दिन से मैं भी क्लास नहीं डाल पाया यार, मेरी हेल्थ इश्यूज के कारण, कुछ गले में भी इन्फेक्शन था, कोरोना नहीं था, वैसे ही कुछ ठंडा गर्म खाने की वजह से हो गया, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, अंदर AC से जब बाहर गर्मी में जाते हैं तो गला खराब हो ही जाता है। अब मैंने AC बंद कर दिया है, ठीक है, अभी भी मैं बहुत गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे फैन भी नहीं चला सकता क्योंकि आपको शोर होगा। तो बच्चे रिवीजन करते रहना यार, रिवीजन बिल्कुल भी मत छोड़ना। आपके पास 60 डेज है ओनली, 5 हेड्स हमारे आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। सैलरीज है, सैलरीज में टाइम लगेगा थोड़ा सा, HUF है बिल्कुल छोटा सा, PGPP है कोई ज़्यादा मतलब टाइम तो वैसे लगना चाहिए, लेकिन निकाल देंगे आपका, थोड़ी बड़ी क्लास से बना के निकाल दूंगा मैं। सिलेबस पूरा हो जाएगा बच्चे, डोंट वरी। और बच्चे क्लास ऑनलाइन देख लिया करो यार, क्लास अगर आप ऑनलाइन नहीं देखेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कितने बच्चों का बेनिफिट हो रहा है। अब क्लास पे व्यूज़ तो आ जाते हैं, टाइम का पता नहीं चलता, मुझको टाइम पता चल जाता है, आप कितना टाइम देख रहे हो उसको ऑनलाइन, मुझे उसका पता चलता है। तो आप ऑनलाइन देखेंगे, आपके लिए तो एक ही बात है यार, आप डाउनलोड करके देखते हो, उसमें भी डाटा आपका तो खर्च होता ही है। हाँ कुछ बच्चे ऑफिस का जो डाटा उड़ा देते हैं, वो मतलब बच्चे बहुत शरारती होते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। ऑफिस वालों का भी डाटा उड़ाते हो, मेरा भी नुकसान कर रहे हो। तो यार एक बार ऑनलाइन देख लिया करो, ऑनलाइन देखोगे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, आपकी सारी क्लासेस अपलोड करूंगा, फ्री में दे रहा हूँ यार सब कुछ आपको, आगे भी अमेंडमेंट्स भी दूंगा, नई क्लासेस भी दूंगा, सीख रहा हूँ मैं भी टीचिंग करना। जब सीख जाऊंगा तो और ज़्यादा अच्छी क्लासेस दूंगा, आप ही के लिए बेनिफिट है, आपके छोटे भाई बहनों के लिए बेनिफिट है। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है बच्चे, रिवीजन करते रहिएगा, क्लासेस ऑनलाइन देखिएगा। मिलते हैं कल अपनी नई क्लास में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।